बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है जी जिसका हम रिव्यू लेंगे वो है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान या टू नेशंस थ्योरी भी हम जो है वो इसे कह सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान जो है उसकी आज हम बात करेंगे नज़रियाती एसास की कि ये जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है ये क्या है और पाकिस्तान बेस किसके ऊपर करता है, जो इसकी बेस है वो किन बातों के ऊपर है या किन थॉट्स के ऊपर है। तो आज हम इसे जो है वो डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आइडियोलॉजी देखेंगे कि नज़रिया क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, काइंड इसकी क्या है, इसकी बेस किसके ऊपर है, इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या थी। अच्छा, टू नेशंस थ्योरी देखेंगे, एवोल्यूशन देखेंगे टू नेशंस थ्योरी का कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट हुई, उसकी कहानी जो है वो क्या है। अल्लामा इकबाल जो है वो टू नेशंस थ्योरी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा या उनके क्या थॉट्स थे या कायद आज़म के क्या थॉट्स थे, इनको आज हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आइडियोलॉजी की कि आइडियोलॉजी क्या है, तो देखिए आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी नज़रिया, ठीक है। नज़रिया, ये जो आइडियोलॉजी है या नज़रिया है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना, एक आइडिया और दूसरा जो है लॉजी, ठीक है। आइडिया मतलब क्या, ख्याल या तसव्वुर, ठीक हो गया। और लॉजी मतलब साइंस। तो इसका मतलब आइडियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, साइंस ऑफ आइडियाज़, यानी कि ख्यालात की साइंस। कौन सी साइंस थी, जो ख्यालात हैं उसकी साइंस। अब देखें जैसे फिज़िक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे बायो है, ये सारी की सारी लैब साइंसेज हैं, ऐसा ही है, वो भी साइंसेज हैं। बिल्कुल वैसे ही जो ख्यालात की साइंस है वो कौन सी है, वो आइडियोलॉजी है, ठीक है। और इसकी ये जो आइडियोलॉजी है इसकी लैब कौन सी है, इसकी लैब है दिमाग। दिमाग के अंदर ख्यालात आते हैं तो वहाँ पे ये होती है। तो इसका मतलब आइडियोलॉजी का मतलब साइंस ऑफ आइडियाज़ या ख्यालात की साइंस। ये जो वर्ड है अगर हम बात करें तो सबसे पहले माना जाता है इसकी हिस्ट्री के अंदर कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, ठीक है जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्टिल ट्रेसी जो थे उन्होंने जो है सबसे पहले ये वर्ड बोला था साइंस ऑफ आइडियाज़ का या आइडियोलॉजी का, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, तो सिंपली पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम के ऊपर बेस करती है कि पाकिस्तान जो है वो टोटली एक अलग जो है वो कौम है। किससे अलग कौम है, हिंदुओं से। तो मुसलमानों और हिंदुओं में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मुसलमान और हिंदू जो हैं वो एक दूसरे से जुदा हैं, और यही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बेस किसके ऊपर करती है, इस्लाम के ऊपर बेस करती है, कुरान और सुन्ना के ऊपर बेस करती है। सिंपली कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान जो है वो एक अलग स्टेट है, एक अलग कौम है, एक अलग हैसियत है उसकी। अगर बात करें काइंड्स की आइडियोलॉजी की कि भाई इसकी कितनी इकसाम हैं, तो इसकी पॉलिटिकल सबसे पहले आइडियोलॉजी होती है कि सियासी आइडियोलॉजी की सियासत के ऊपर जो बेस करे। दूसरी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, यानी माशी तौर पर जो है वो कोई आइडियोलॉजी हो माश से रिलेटेड। इसी तरह से थर्ड है रिलीजियस आइडियोलॉजी या मजहबी आइडियोलॉजी, मज़हब के ऊपर बेस करे। अब अगर हम बात करें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है यानी नज़रिया पाकिस्तान किन बातों के ऊपर बेस करता हो, तो एक्चुअली में ये तीनों ही जो हमारे पास आइडियोलॉजीज़ की काइंड्स हैं ये तीनों ही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, ऐसा ही है, ये एक इकोनॉमिक मूवमेंट भी थी कि भाई मुसलमानों को माशी तौर पर उनका हक मिले। और थर्ड जो है वो एक रिलीजियस मूवमेंट थी कि मजहबी तौर पर उन्हें जो है फ्रीडम मिले, उन्हें आज़ादी मिले और वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों ही जो हैं काइंड्स वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखें कि आइडियोलॉजी क्या है, ख़यालात की साइंस है, लोगों की इज्तिमाई सोच और फ़िक्र है, ठीक है। ये आपने ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझना है कि आइडियोलॉजी क्या है, इज्तिमाई कलेक्टिव जो थिंकिंग है, यानी वो एक अकेले शख्स की नहीं हो सकती, वो बहुत से लोगों की, एक कौम की जो है, जिसको हम कहते हैं ना कौम लोगों से मिलके बनती है। तो इसका मतलब लोग जो हैं उनकी इज्तिमाई जो सोच है या जो फ़िक्र है, इज्तिमाई सोच और फ़िक्र, उसको हम क्या कहते हैं जी, आइडियोलॉजी या नज़रिया कहते हैं उस कौम का, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ कलेक्टिव की बात की जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आइडियोलॉजी के अंदर क्या देखी जाती है कि सबसे पहले आइडियोलॉजी में पास्ट को जो है वो सामने रखा जाता है कि भाई पास्ट कैसा रहा, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट जो है उसकी एवोल्यूशन की जाती है कि प्रेजेंट में मौजूदा हालात में हम कैसे हैं, और फिर जो है वो फ्यूचर जो है उसको तय किया जाता है कि अब फ्यूचर में हमें क्या हासिल करना है। जैसे देखिए हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पे अगर मुसलमान थे तो उनकी आइडियोलॉजी किसके ऊपर बेस की कि उन्होंने देखा कि भाई हम पास्ट में क्या थे, हम पास्ट में हिंदुस्तान के हुक्मरान रहे, ऐसे ही है, 800 साल तक हम हिंदुस्तान के हुक्मरान रहे। फिर देखा प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में हम ग़ुलाम हैं,
किसके ग़ुलाम? चाहे वो हिंदुओं के ग़ुलाम हैं या अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, लेकिन हम ग़ुलाम हैं। और इसका मतलब फ्यूचर हमें क्या चाहिए? तो फ्यूचर हमें चाहिए आज़ादी, फ्रीडम हमें चाहिए। तो फ्रीडम जो है उसके लिए ये सारे के सारे जो आइडियोलॉजी वो बेस करती थी कि मुसलमानों की एक अलग स्टेट जो है वो हमें हासिल हो जाए, यही आइडियोलॉजी थी, इसी के ऊपर बेस करती थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी की, कि बुनियाद जो है वो आइडियोलॉजी की क्या है, या ख़ास करके आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है इसकी बुनियाद जो है वो किसके ऊपर रखी गई, किन बातों के ऊपर बुनियाद रखी गई। अब क्योंकि पीछे एक्सप्लेन हो चुका कि भाई पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इस्लाम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, कि अगर इस्लाम ना होता या आइडियोलॉजी से इस्लाम को निकाल देते तो फिर तो ये आइडियोलॉजी का तस्वुर ही पैदा ना होता, फिर मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही बहुत अच्छा था और वहीं पे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मिलजुल के रहा जाता। लेकिन क्योंकि इस्लाम ने वहाँ पे जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया और बता दिया कि भाई मुसलमान और हिंदू जो हैं ये दो सेपरेट नेशंस हैं, दो बड़ी सेपरेट नेशंस हैं, बाकी और भी बहुत छोटी छोटी नेशंस मौजूद थी इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले इस्लाम के ऊपर बेस करती है जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, कि किसके ऊपर? इस्लाम के ऊपर, कि भाई इस्लाम जो है यहाँ से फ़र्क जो है क्रिएट कर रहा है। अब इस्लाम कैसे फ़र्क क्रिएट कर रहा है? कि वननेस ऑफ अल्लाह या तौहीद जो है उसके ऊपर बेस करती है। इसके बाद कि इस्लाम एक खुदा का मानने वाला है, एक खुदा को मानता है, जबकि हिंदू जो हैं वो बहुत से खुदाओं को मानते हैं और उनके बहुत से खुदा हैं। तो इसका मतलब ये डिफरेंस क्रिएट हो गया कि भाई मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने के अंदर मौजूद है तो वो एक ही खुदा को मानेगा, लेकिन हिंदू जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट खुदाओं को मानते हैं। इसी तरह से कुरान और सुन्ना के ऊपर बेस करती है। अब जब वननेस ऑफ अल्लाह के ऊपर बेस करती है या तौहीद के ऊपर, तो फिर इसका मतलब तौहीद को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? कुरान एक्सप्लेन कर रहा है तौहीद को, और सुन्ना जो है वो एक्सप्लेन कर रही है तौहीद को। तो इसके ऊपर बेस करती है। इक्वेलिटी के ऊपर बेस करती है, ठीक है, मसावात के ऊपर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, यहाँ पे साथ में ये देखिए राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ भी एक साथ है। इसको अब देखें ज़रा, इक्वेलिटी क्या है? सोशल इक्वेलिटी, इकोनॉमिक इक्वेलिटी, कि इक्वेलिटी मसावात, कि सब के सब जो हैं वो बराबर हैं। अब जब हिंदुस्तान था या मुश्तरका हिंदुस्तान या मुत्तहिदा हिंदुस्तान, तो वहाँ पे ये मुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि इवन हिंदू जो हैं उनके अंदर ज़ातें मौजूद हैं और 4 ज़ातें हैं हिंदुओं की, ठीक है। तो जब हिंदुओं की अपनी 4 ज़ातें और हिंदू खुद इक्वल नहीं, तो फिर वहाँ पे कोई और नेशन उनके इक्वल कैसे होगी? ऐसे ही है कि ब्राह्मण सबसे टॉप पे है और शूद्र सबसे नीचे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे उनके अंदर जो है वो डिवीजन मौजूद है, लेकिन इस्लाम के अंदर डिवीजन नहीं, बल्कि इस्लाम में सब बराबर हैं, काला गोरा, ठीक है, सब के सब बराबर हैं। अगर किसी को कोई ऊपर है, अल्लाह के करीब है कोई, तो वो तकवा के ऊपर है। इसके अलावा किसी को जो है वो इख्तियार नहीं कि वो ख़ुद को समझे कि बड़ा है या वो दूसरे से जो है वो आला है। इसी तरह से इकोनॉमिक जस्टिस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर बेस करती है कि हर एक को जो है वो माश का हक हासिल है, कि वो जहाँ से जैसे मेहनत करके कमाता है राइट वे यूज़ करे तो वो जो है वो अर्न कर सकता है, कोई उसे मना नहीं करेगा। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ के ऊपर बेस करती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो अकलियतों के, जैसे मुसलमान एक अकलियत थे, गो के बहुत बड़े 8 करोड़ की आबादी थी, लेकिन फिर भी अकलियत थे, तो इसका मतलब वहाँ पे उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो यहाँ पे इस्लाम ने कहा सब बराबर हैं, सब के सब, कि भाई अगर हिंदू भी है तो उसको भी वही राइट्स हासिल हैं जो मुसलमानों को हैं इस्लामिक स्टेट के अंदर। और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के ऊपर जो है वो बेस करती है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, ठीक है, कि भाई कैसी लाइफ? इस्लामी लाइफ की ज़िंदगी गुजारनी है तो इस्लाम के अकॉर्डिंगली जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये बेस है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की। आगे बढ़ते हैं, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी की बात करें कि भाई इसकी ज़रूरत और अहमियत जो है वो क्यों रही, क्यों ये ज़रूरी थी, और इसकी जो अहमियत है वो इम्पॉर्टेंस है वो क्या है। देखिए, अब इसकी अगर हम ज़रूरत और अहमियत की बात करें तो इनको हम 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर सकते हैं। एक वो हिस्सा जो पाकिस्तान बनने से पहले है और दूसरा वो जो पाकिस्तान बनने के बाद है। कि पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो आइडियोलॉजी जो है वो क्या करती थी कि सबसे पहले उसने एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिया दिया किन लोगों को? हिंदुस्तान के अंदर मौजूद मुसलमान जो थे, इन मुसलमानों को एक नज़रिया दे दिया कि भाई वो किसी पॉइंट के ऊपर एक साथ इकट्ठे हो सकें, किसी पॉइंट को आगे लेके चल सकें। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान उस टाइम पे एक जज्बा था, ठीक है। इसकी ज़रूरत उस टाइम पे इसलिए थी कि पाकिस्तान को हासिल किया जा सके। पाकिस्तान बनने से पहले आइडियोलॉजी इसलिए थी कि पाकिस्तान को हासिल किया जा सके। यूनिटी, इत्तेहाद पैदा करना था।
अब इत्तेहाद क्यों? कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमानों के अंदर भी जो है वो इतने ज़्यादा जो हैं सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, तो ये तो डिफरेंट नेशंस यहाँ पे भी आती हैं। तो इसका मतलब इन सबको एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इकट्ठा करना, तो कोई सोच ऐसी तो होगी जो सोच जो है वो सारे के सारे मुसलमानों को एक पॉइंट पे ला खड़ा करे। इवन फिर भी मुसलमान सारे एक पॉइंट पे नहीं थे, क्योंकि बहुत से मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ थे। तो ऐसे में एक बड़े इज्तिमा को इकट्ठा करना था, तो एक आइडियोलॉजी, एक सोच चाहिए थी जो कि यूनिटी पैदा कर सके। फिर फेथ, एक एतमाद, एक यकीन पैदा करना था कि भाई हम जो हैं हासिल कर सकेंगे उस मंजिल को जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान से पहले के इसके मकासद थे। अब अगर पाकिस्तान से की बात करें कि इसकी ज़रूरत और अहमियत क्यों है, तो अभी भी उसकी उससे ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत है कि पहले पाकिस्तान हासिल करने के लिए थी, अब इस पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जाने के लिए जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर यूनिटी नहीं होगी अभी इस टाइम पे, तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान आगे ग्रोथ कर सकता है कि एक उस साइड पे एक उस साइड पे जैसे अभी हो रहा है? आप देखें सिंधी एक साइड पे, पंजाबी एक साइड पे, बलोची एक साइड पे, तो कैसे होगा? ग्रोथ तो हो नहीं सकती। बॉल एक है तो गोल अगर डिफरेंट होंगे तो सब के सब बॉल के पीछे भागेंगे, लेकिन एक बॉल एक गोल होगा तो उतनी ही आसानी से होगा। फेथ, यकीन पैदा करना है कि हमारी मंजिल जो है वो एक शानदार मंजिल है। जस्टिस, इंसाफ के ऊपर ये बेस करे कि सब के सब बराबर हैं, अमीर गरीब बराबर हैं। आज जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि दो डिफरेंट जो है वो लॉज हैं, एक लॉ जो है वो गरीबों के लिए, दूसरा अमीरों के लिए, ऐसा नहीं, ठीक है, यानी कि इक्वलिटी हो। गोल्स की अचीवमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पाकिस्तान बनाया था, कुछ मकासद थे इसके पीछे, ऐसा ही है, और वो मकासद हमें हासिल करने हैं, तो हमें आइडियोलॉजी के ऊपर ही जो है वो बिलीव रखना होगा और उसी को साथ लेके चलना होगा। प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम डेवलपमेंट या प्रोग्रेस चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम एक होकर जब आगे बढ़ेंगे तो तब जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, और इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो हमें आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, अगर हम मानते हैं पाकिस्तान हमने बनाया तो क्यों बनाया? इस्लाम के नाम पे बनाया ना, और इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए बनाया। लेकिन आज क्या हम इस्लामी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब अगर हम इस्लामी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो आइडियोलॉजी अपना पर्पज़ पूरा नहीं कर रही। तो इसलिए आइडियोलॉजी ज़रूरी है कि हम इस्लामी लॉज को लेके आएँ और इस्लामी लाइफ को जो है वो प्रमोट करें। आगे बढ़ते हैं। टू नेशंस थ्योरी एंड एवोल्यूशन ऑफ टू नेशंस थ्योरी, यानी कि दो कौमी नज़रिया और इसका जो इर्तिका है, इसकी हम बात करते हैं कि भाई ये जो है दो कौमी नज़रिया जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अगर बात करते हैं टू नेशंस थ्योरी की, तो टू नेशंस थ्योरी को सिंपली आप यहाँ पे ये सामने पिक्चर्स दो देखिए, आपको यहीं से समझ आएगा कि टू नेशंस थ्योरी क्या थी और क्यों इंपॉर्टेंट थी। कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो दो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं। एक कौम जो है वो मुसलमान है और दूसरी कौम जो है वो हिंदू है। ये बड़ी कौमें हैं, छोटी छोटी तो मैंने कहा बहुत सी मौजूद थी। तो दो बड़ी कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान है, दूसरे हिंदू हैं, और यही टू नेशंस थ्योरी है कि ये दो मुख्तलिफ कौमें हैं। क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे टू नेशंस थ्योरी दी गई, तो उस टाइम पे हर एक ने मुखालफत की। क्या मुखालफत की? कि भाई बात ये है कि चाहे ये मुसलमान है, हिंदू हैं, सिख है, पारसी है, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं। तो अगर हिंदुस्तानी है तो इसका मतलब ये टू नेशंस नहीं बल्कि ये एक ही कौम है। क्या कहा गया? ये एक ही कौम है। और कौन सी कौम है? हिंदुस्तानी। लेकिन वहां पे फिर ये सोच दी गई कि भाई ये एक कौम नहीं है, तो हिंदुस्तानी सारे के सारे, लेकिन फिर भी जो है इनकी सब डिवीजन मौजूद है और बहुत बड़ी डिवीजन मौजूद है कि एक साइड पे मुसलमान, एक साइड पे हिंदू, दो बड़ी कौमें, और जो एक दूसरे से हर लिहाज से जुदा हैं। चाहे वो उनका कल्चर हो, ठीक है, चाहे वो उनके कस्टम्स हों, रस्म व रिवाज हों, अच्छा उनका खाना पीना हो, उनकी शादी ब्याह हो, हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा ही है कि मुसलमान जो हैं उनकी वे ऑफ लिविंग जो है वो कुछ और चीज़ है, और जो हिंदूज़ हैं उनकी वे ऑफ लिविंग कुछ और है। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देखें कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान वतन हमारा, ठीक है, हिंदुस्तानी हम हैं और हिंदुस्तान हमारा वतन। तो आप सोचें कि क्या पाकिस्तान के अंदर किसी मुसलमान को कभी ये कहते हुए सुना कि मैं पाकिस्तानी हूँ? यानी उसको ये जताना पड़े, ये बताना पड़े कि भाई मैं पाकिस्तानी ही हूँ, ऐसा उसे हरगिज़ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी और ना उससे कोई पूछेगा। सिंपल, भाई तुम पाकिस्तानी हो, बात ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पे नहीं बताना पड़ रहा है इंडिया के अंदर मुसलमानों को कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, कि वो कहते हैं
अब वो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान किसका, हिंदुओं का है, तो अब उन्हें बताना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए जब बांग्लादेशी मुस्लिम्स को मारा जा रहा है तो क्या कहते हैं, स्टॉप किलिंग मुस्लिम्स, कि मुसलमानों को मारना छोड़ो। ये बहुत बड़ी प्रोटेस्ट आपने देखा पूरा साल चली है कोरोना से पहले इंडिया के अंदर, ठीक है। क्यों चली, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों को अब जो है पहले भी मारा जाता था, पाकिस्तान जिस वजह से बना था, और अब भी जो है मुसलमानों के ऊपर ऐसे हालात है। क्यों कि मुसलमान वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर है, इवन वहाँ पे 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, पाकिस्तान में तो 22 करोड़ हैं, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हिंदू जो हैं वो अक्सरियत के अंदर हैं, तो मुसलमानों के लिए वहाँ लाइफ आज टफ है। इसी वजह से जो है पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की गई और पाकिस्तान के लिए कोशिशें की गई। इसकी एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल दूं कि एक हिंदू बच्चा था, ठीक है। एग्जांपल इसकी ये है कि एक हिंदू बच्चे ने एक बार कायदे आज़म से पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप हिंदुस्तान के तोड़ने की बात क्यों करते हैं, क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो कायदे आज़म ने उस बच्चे से एक गिलास पानी का मंगवाया, ठीक है जी, और वो जो पानी का गिलास था आधा पिया और आधा उस हिंदू बच्चे को दे दिया कि तुम पियो। तो उस हिंदू बच्चे ने गिलास लेने से इनकार कर दिया कि मैं कैसे पी सकता हूँ, आप मुसलमान हैं, आपका जूठा तो मैं पी नहीं सकता। तो कायदे आज़म ने कहा इसीलिए हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, यानी अगर तुम मेरा पानी छोड़ा हुआ नहीं पी सकते तो हम एक साथ कैसे रह सकते हैं, हम में तो इतना डिफरेंस है। तो बेसिकली ये दो मुख्तलिफ फिलॉसफीज़ हैं मुसलमानों और हिंदुओं की, ठीक है। तो यही जो एवोल्यूशन है, ये जो इर्तिका है, तो इर्तिका का प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ, जब से मुसलमान आए, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर, तो ये इर्तिका का प्रोसेस शुरू हो गया, एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो गया, एक नई कौम बनने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। सबसे पहले 7th सेंचुरी के अंदर या 6th सेंचुरी के एंड पे जो है वो मुसलमान यहाँ पे आए। अरब ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ पे आते थे ट्रेड के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे आके मालाबार और मुंबई का जो साहिल है वहाँ पे आके जो है वो यहाँ पे कंपनियाँ कायम की, यहाँ पे ट्रेड की, यहाँ से वो चीज़ें वहाँ से लेके आते अरब से और यहाँ से लेके जाते। तो ऐसे में यहाँ पे मुसलमान हुए, कुछ लोग मुसलमान हुए, उनको देख के तो वहाँ पे जब पहला शख्स मुसलमान हुआ, कायदे आज़म ने कहा था कि पहला शख्स जब मुसलमान हुआ तो उसने जो है वो एक कौम की बुनियाद रख दी। तो इसका मतलब यहाँ से जो है ये एवोल्यूशन इसका स्टार्ट हुआ कि जब फर्स्ट पर्सन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बना। फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है हमने देखा 712 के अंदर उन्होंने सिंध को फतह किया, मुल्तान तक के इलाके तक वो आए, ठीक है, राजा दाहिर के ख़िलाफ़ वो आए। अब राजा दाहिर जो था, अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कि जो राजा दाहिर था ये हिंदुओं का तो हीरो है, आज भी हिंदू आज भी राजा दाहिर को हीरो मानते हैं, ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को पकड़ा। तो इसका मतलब मुसलमान और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो लड़े राजा दाहिर के खिलाफ, तो हम मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो हीरो मानते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हमारे हीरो हैं। तो इसका मतलब हमारा हीरो एक साइड पे, उनका हीरो एक साइड पे। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, एक का विलन दूसरे का हीरो, दूसरे का विलन दूसरे का हीरो, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस्लामिक वॉरियर्स जो थे वो यहाँ पे आते रहे वक्फे से, और उन्होंने यहाँ पे इस्लाम को जो है वो फैलाया। जैसे महमूद गजनवी जो है उनके बारे में कहा जाता है 17 दफ़ा उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, 17 मुख्तलिफ जगहों पे, और यहाँ पे इस्लाम फैलता गया। और उनका जो आखिरी अटैक था जी वो सोमनाथ के मंदिर जो थे उन्होंने 1047 के अंदर जो है यहाँ पे अटैक किया था। इसी तरह उसके बाद जो है शहाबुद्दीन गौरी जो है वो यहाँ पे आए, और 1191 और 1192 में जो है वो बैटल ऑफ तराइन हुई, और इसमें जो है पहले उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, और अगले ही साल 1192 के अंदर उन्हें कामयाबी का सामना करना पड़ा। और इस तरह से यहाँ पे उन्हीं का जो एक जनरल था, ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने जो है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत जो है फिर यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत स्टार्ट होगी दिल्ली के अंदर। फिर हमने देखा 1526 से 1857 तक जो है वो मुगल्स की हुकूमत रही। मुगल ख़ानदान ने 300 साल तकरीबन जो है वो हुकूमत की, ज़हीरुद्दीन बाबर से ये स्टार्ट हुई। और उसके बाद जी अगर हम बात करें टू नेशंस थ्योरी की, तो फिर टू नेशंस थ्योरी आहिस्ता आहिस्ता जब अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए तो अंग्रेज़ों की वजह से यहाँ पे फिर टू नेशंस थ्योरी सामने आ गई, क्योंकि अंग्रेज़ और हिंदू एक साइड पे हो गए। तो मुसलमानों को जो है वो पहले तो हुक्मरान थे तब तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब जो माइनॉरिटीज़ के अंदर आए और जब इनके ऊपर रूल स्टार्ट हुआ तो इनको फिर जो है यहाँ पर मुसलमानों को एहसास हुआ कि तो दो अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। इसके बाद फिर इलाहाबाद एड्रेस 1930 के अंदर कायदे-आज़म अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया था कि भाई जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनको एक अलग स्टेट बनना ही बनना है। फिर लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर कायदे-आज़म ने जो है इसको प्रमोट किया कि भाई हम जो हैं हमें जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है आज़ाद रियासत बनाया जाए, और इस तरह एट दी एंड जो है हमने देखा 1947 के अंदर जो है वो पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस था, एवोल्यूशन का प्रोसेस, कि कैसे कैसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप ये टू नेशंस थ्योरी के दो कौमों की सोच जो है वो परवान चढ़ी और आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि भाई अब अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को कैसे देखा या कैसे एक्सप्लेन किया, और कायदे-आज़म जो हैं उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। तो अल्लामा इकबाल जो हैं जिन्हें शायर मशरिक़ भी कहा जाता है कि वो मशरिक़ के शायर हैं,
पोइट ऑफ द ईस्ट, तो उसमें अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले, अगर हम बात करें इकबाल एंड कॉलोनाइजेशन की, कि जब कॉलोनाइजेशन यानी अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत की हुई थी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पे, तो इकबाल को इससे बड़ी नफरत थी और बहुत चिढ़ थी। और इकबाल जो है शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हामी थे। क्यों हामी थे? इसी वजह से हामी थे, कोई चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू एक हो जाएं और एक होकर इत्तेहाद के साथ जो है इन अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करें, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, अंग्रेज़ों का नहीं। तो इसका मतलब स्टार्ट में जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को ही जो है वो उनके साथ चलते रहे, उनको प्रमोट करते रहे। लेकिन फिर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब अल्लामा इकबाल ने देखा कि भाई हिंदू जो हैं वो तो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के मफादात के लिए काम करते हैं, उनकी प्रायोरिटी जो है वो हिंदूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब मुसलमानों को जो है वो एक सेपरेट नेशन के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, या अपने राइट्स के लिए, सेपरेट नेशन ना भी कहें तो अपने राइट्स के लिए जो है वो अब उन्हें जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके जो है मुसलमानों को कुछ हासिल होगा। तो ऐसे में फिर उन्होंने क्या किया जी, अपनी पोइट्री के थ्रू जो है मुसलमानों को बेदार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अपने खुतबात जो है उनके थ्रू, इसी तरह से इलाहाबाद का जो एड्रेस है 1930 का, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया था कि शुमाल मगरबी सरहदी सूबा पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और बंगाल के मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो हैं, यानी जहाँ जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी के अंदर मौजूद हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर ये एक अलग जो है वो वतन बनेगा। ठीक हो गया, एक अलग वतन बनेगा। तो उन्होंने इसी वजह से इनको ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो ड्रीम देखा था 17 साल बाद जो है वो पूरा हुआ और पाकिस्तान हमने हासिल किया। तो उसके बाद अल्लामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था रिलीजन का, वो बिल्कुल जो है वो, क्योंकि मजहबी थे तो मज़हब के ऊपर बेस करते, जैसे जैसे उन मज़हब के ऊपर वो ज़्यादा काम करना स्टार्ट हुए, तो वैसे वैसे उनको जो है वो इस बात का एहसास हुआ कि मुसलमान किसी भी सूरत जो है वो हिंदुओं के साथ एटलीस्ट नहीं रह सकते, क्योंकि इनके मज़हब में तो जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। इसके अलावा कायद-ए-आज़म जो है उनकी टीचिंग्स के तौर पे भी या उनके टीचर के तौर पे भी अल्लामा इकबाल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन जब 1934 के अंदर कायद-ए-आज़म को वापस लाया तो उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया अल्लामा इकबाल ने, और कायद-ए-आज़म खुद ये मानते हैं कि वो बातें या वो जो रिलीजियस थॉट्स थे जो कि अल्लामा इकबाल ने मुझे दिए, तो बाद में मुझे लगा कि वाकई में ऐसा ही है कि कायद-ए-आज़म खुद भी मानते हैं कि मुझे 2 टीचर्स मिले, एक अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे जो हैं वो अल्लामा इकबाल, और ये दोनों मुझे 2 मुख्तलिफ सिमतों की तरफ जो है वो लेके जाते थे, क्योंकि एक जो है वो कांग्रेस के अंदर थे और वो मुश्तरका हिंदुस्तान की बात करते थे, और दूसरे मुस्लिम लीग के साथ थे तो पाकिस्तान की बात करते थे। तो ऐसे में जो है वो इनका मानना था कि भाई इन्होंने ओबियसली अल्लामा इकबाल को ही फॉलो किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कायद-ए-आज़म की जो माइंड डेवलपमेंट है उसके अंदर भी अल्लामा इकबाल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरह से अल्लामा इकबाल जो है वो मगरबी जमहूरियत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसको भी अल्लामा इकबाल नहीं मानते थे, क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसी बेस करती है एक तो सोवरेनिटी ऑफ पीपल के ऊपर कि लोगों की सोवरेनिटी है, जबकि इस्लाम के अंदर सोवरेनिटी या हाकमियत किसकी है? अल्लाह ताला की ज़ात की। दूसरा जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो बेस करती है मेजॉरिटी के ऊपर, अक्सरियत जिसकी होगी उसी को ज़ाहिरी बात है हक मिलेगा, क्योंकि वोट उसे डलेंगे, जबकि हिंदुस्तान के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है इसको अपोज करते रहे कि भाई ये हिंदुस्तान के अंदर काबिल कबूल नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो फिर हिंदू ही जीतेंगे। इन्हें ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है और नेशनल पोइट भी हैं हमारे, ठीक है। बात करते हैं कायद-ए-आज़म की। कायद-ए-आज़म के ऊपर एक सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ, सर्विसेज ऑफ कायद-ए-आज़म की, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कायद-ए-आज़म भी जो हैं वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, क्योंकि ये भी जो है कॉलोनाइजेशन यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, और ये भी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जो है वो बाहर निकाला जाए। उसका एक ही तरीका है कि यूनिटी पैदा की जाए मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर, ताकि ये मिलके काम कर सकें। इसी वजह से इन्होंने जो है वो कांग्रेस को सबसे पहले ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग से पहले, ठीक है। जब कांग्रेस को ज्वाइन किया तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जो कांग्रेसी हिंदूज़ थे उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, तो इसी वजह से जो है ये उनके थॉट्स को प्रमोट करते रहे। फिर लखनऊ पैक्ट में हमने देखा इन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने लखनऊ पैक्ट में जो है मुसलमानों और हिंदुओं को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद 1920 के अंदर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो कुछ टाइम तो ये पॉलिटिक्स से दूर रहे, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये दोबारा पॉलिटिक्स में इन हुए तो उन्होंने महसूस किया कि भाई अब अगर उन्हें काम करना है तो मुसलमानों के लिए काम करना है, क्योंकि मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। फिर हमने देखा 1929 के अंदर जो है
वो 14 पॉइंट्स जो है इन्होंने अपने दिए कि भाई ये पॉइंट्स जो हैं अगर आप मानेंगे तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करेंगे। 1937 के इलेक्शंस में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कायद आज़म ने गो कि उन इलेक्शंस में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, लेकिन कायद आज़म जो है वो स्ट्रगल करते रहे। फिर लाहौर रेजोल्यूशन 1940 के बाद जो है टोटली जो है वो एक किस्म का पैराडाइम शिफ्ट हो गया। जैसे कि लाहौर रेजोल्यूशन में कायद आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि भाई हमें जो है वो एक अलग वतन चाहिए जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक कौम नहीं बल्कि ये कौमों का जमे गफ़ीर है, कायद आज़म ने ये कहा था। इसलिए और मुसलमान किसी भी तरह से अक़लियत नहीं हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि ये पूरी की पूरी कौम की हैसियत रखते हैं। इस वजह से जो है हमें एक अलग वतन चाहिए। उसके बाद पेशावर में एड्रेस करते हुए उन्होंने 1945 के अंदर ये कहा था कि भाई हमें ना तो हिंदुओं से कुछ लेना देना है और ना ही अंग्रेज़ों से कुछ लेना देना है। इवन अगर ये दोनों इकट्ठे भी हो जाएं तो हमारी इन दोनों के खिलाफ जंग ही रहेगी, क्योंकि हमने अलग से जो है वो अपना वतन हासिल करना है। इसी तरह से 1944 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने एक स्पीच की, और ये एक बहुत ही फिलोसफेटिकल स्पीच थी जिसके अंदर इन्होंने इस बात पर जोर दिया या ये बताने की कोशिश की कि आपने सोचा कि आप सोच रहे हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स को ये स्पीच करते हुए कहा, मुसलमान स्टूडेंट्स को, कि हम जो पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि हमारी फाइट है हिंदुओं के साथ या अंग्रेज़ों के साथ, हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लाम एक टोटली जो है वो सेपरेट कोड ऑफ लाइफ है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। यानी उन्होंने वहाँ पर ये कोशिश की कि सोच सके कि भाई क्यों हम पाकिस्तान हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा गांधी जिना टॉक्स भी 1944 में हुई, उसमें भी हमने देखा कि गांधी ने अपनी फिलॉसफी के थ्रू फिर वही बात कही कि भाई मुसलमान आप हो, लेकिन आप सेकंड पे मुसलमान हो, फर्स्ट आप हिंदुस्तानी हो। तो कायद आज़म जिना जो है, कायद आज़म अली जिना, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया कि वो जानते थे कि अगर वो मानेंगे तो मुस्तकबिल में फिर क्या होगा, जो जैसे हमने पीछे देखा और जो आजकल इंडिया मुसलमानों के साथ हो रहा है फिर वैसे होगा। तो इस वजह से वो नहीं माने और अपनी बात पड़े रहे। इस तरह 1947 में जो है हमने पाकिस्तान हासिल किया कायद आज़म की सरबराही में। तो यहाँ पे इसको जो है हम एंड करते हैं। और ये पूरे का पूरा हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल बेस जो है वो बिल्ड करती है, लीडरशिप के हवाले से, थॉट्स के हवाले से। एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें इस पूरे लेक्चर के अंदर कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल बेस में, तो फ़िलासफ़ी है, वो फ़लसफ़ा है। और वो फ़लसफ़ा इस्लाम का फ़लसफ़ा है कि सारे के सारे पाकिस्तान बेस ही इस्लाम के ऊपर करता है। आज वो लोग जो लिबरल पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, और एक डिबेट चलती है, तो अगर लिबरल पाकिस्तान ही चाहिए होता तो फिर सवाल ये है कि हमने पाकिस्तान बनाया था, फिर हिंदुस्तान के अंदर ही रहते। जैसे आज हिंदुस्तान के अंदर दूसरे मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन आज हमने उनके हालात देख लिए, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस्लाम के लिए ही जो है ये पाकिस्तान बनाया एक्चुअली में, और यही इसकी बेस है। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।